अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सब अस्सलाम मैम। हाल चाल है जनाब? ठीक है मैम आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आज बच्चे, क्यों जी? बाकी बच्चे किधर हैं? अभी तो थोड़ी देर मैम पहले वो इधर ही मैम ब्रेक आ रहे हैं सब। हैं। वो थोड़ी सी ब्रेक ले रहे हैं। मैम अभी लेक्चर खत्म हुआ ना तो ब्रेक ले रहे हैं। हाँ मुझे पता है, ब्रेक का तो बेटा नहीं, आपका 55 पे नेक्स्ट लेक्चर था, 9:55। मैम लेट गई मैम थी। हमारी ब्रेक में भी हमें पढ़ा रही थी ना। Okay, so how was do you like this method of giving you lectures a day earlier, the No, presenting ma'am. with an interactive session the next day? मैम अभी तो स्टार्ट हुआ है, हमें तो आज पता ही नहीं। लेक्चर अगर देने से पहले हम लोग उसको पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स टीचर्स क्या करते हैं कि वो फिर अगले दिन आके सिर्फ हमसे क्वेश्चनिंग करते हैं। मतलब कि Yes, वो जो ma'am. कंसेप्ट, वो जो समझने वाली चीज होती है ना, वो फिर मोस्ट ऑफ द चीजें कुछ होते हैं कंसेप्ट रह जाते हैं फिर। अच्छा, जैसे कम्युनिटी मेडिसिन में ऐसा हुआ है कि मैम ने कल अगर स्लाइड्स अपलोड की हैं तो आज सारा कुछ वो फिर क्वेश्चनिंग हमसे करती रही हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब टीचर पढ़ाए तो फिर हमें आती हैं। so what do you find better, this system where you have the uploaded lectures a day earlier with question answer session the next day, or an interactive sort of a session that we usually have? कौन सा बेहतर है आप लोग? इंटरैक्टिव सॉर्ट में। इंटरेक्टिव सॉर्ट ऑफ इंटरेक्टिव में आप लोग बेहतर, लेकिन बेटा उसके अंदर देखो, अगर आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, आप लोगों के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस उस वक्त बेटा मॉडिफाई होते हैं जिस वक्त आप लोग सही पार्टिसिपेट नहीं करते। देखो अब अगर एक इंटरेक्टिव सेशन है, सिर्फ मुझे वही 10 बच्चे जो रोज नजर आते हैं वो मुझे नजर आ रहे हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम ऑल कि वो मैम सारे अभी भी बच्चे वही आते हैं, आए। ये उस्मान, हसान, शाहताज, सहरिश, लाइबा, नताशा, उनीबा, अनीक, इवन अनम, ये सारे वो बच्चे हैं, नूशा, खिशार, ये सारे वो बच्चे बेटा जो मुझे रोज नजर आते हैं। ठीक है, और भी एक दो बच्चे और अभी आएंगे तो मैं कर सकती हूँ, फातिमा इवन। तो लेकिन बेटा इस तरीके से फिर आप लोगों को, जब आप लोगों की क्लास की तरफ से 10 बच्चों की अटेंडेंस होती है या 15 की होती है, तो फिर आप लोगों को ज्यादा इंटरैक्टिव रखने के लिए और चीजें सोची जाए। अगर तो ये इंटरैक्टिव सेशन है, आप लोग अगर होगे, हमें क्या जरूरत पड़ी है, लेकिन यू पीपल मैम इंटरेक्शन इन दी only these अभी 10 भी 15 वही 10 बच्चा बच्चे interact। ऑन मैम करेंगे। इंटरेक्शन इन दी हैंड हमें करना पड़ता है। पिछली क्लास में भी ठीक है हम लोग Yes, इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस क्लास में भी मैम हम हम लोग सिर्फ इंटरेक्ट 4 कर रहे हैं। बच्चे थे जो कर रहे थे। उसके अलावा फिर बाकी बच्चे पार्टिसिपेट भी नहीं करते और सारा बर्डन फिर हम लोगों पे आता है कि जो नहीं, लोग लेकिन बेटा उनकी अटेंडेंस भी नहीं लगती इस मैम नए लग सिस्टम जाती के। है, मैम लग जा। मैम लग जाती है, सबकी लग जाती है। इसका मतलब है और सख्ती करें। ओके ओके बच्चा, ओके ओके, your class is a very good class, at least the children I encounter या I have an encounter with, आप सब लोगों के साथ सकलैन, ये सकलैन चाहे सो रहा हो लेकिन he is always there and he always keeps his camera open. He is always sleeping and he always keeps his camera open. सकलैन ठीक है मैम। लेकिन बेटा ये बात आई रियली अप्रिशिएट कि जो बच्चा एक दफा बात कहने पे सुनता है, यू हैव नो आइडिया कि उसका दिल में रिगार्ड कितना ज्यादा होता है। इस वजह से क्योंकि आप लोग इस वक्त अपने ओन के ऊपर हो और आप लोग सिर्फ हमारे कहने के ऊपर अगर आ रहे हो, सो एटलीस्ट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल दोज हु एक्चुअली स्विच ऑन देयर कैमरास। इवन नोमान को मैं रोज देखती हूँ, ठीक है, और मिनाहिल, अभी आप मुझे नजर नहीं आई मिनाहिल, लेकिन आई सी मिनाहिल ऑल्सो, ठीक है, नेहा। सो बेटा ये वाली चीजें जो हैं आई एक्नॉलेज, ठीक है। कुछ बच्चे अगर शर्म में कैमरा नहीं ऑन करते, बेटा बिल्कुल आपको घबराने की इसमें या उसमें जरूरत नहीं है। हम सारी एक क्लास है, ओनली आई कैन सी यू। आप लोग एक दूसरे को देख सकते हो इस वक्त? यस यस मैम। मैम। यस मैम। Yes, ma'am. नाइस, तो मतलब क्लास की लुक तो है। ओके चलो मेरा बेटा, आज आई विल बी हैविंग द लास्ट लेक्चर विद यू ऑल। मैं जरा सा रिलैक्स कर रही थी तुम लोगों को, मुझे पता है तुम लोगों का अभी लेक्चर खत्म हुआ है, आप लोग एकदम से जरा वो हो गए, लेकिन दिस इज माय लास्ट लेक्चर विद यू इंशाल्लाह। लेकिन जीआईटी तक खत्म नहीं हो रहा। You have probably at least 2 more lectures, one on adenocarcinoma
and the other on celiac disease. ये दो मैं नहीं लूंगी, ये डॉक्टर नौमान लेंगे, and they are both very important SCQs and MCQs. So मैं अभी आपको बता रही हूँ, और कुछ चीजें हैं जो कि हम आपको नहीं पढ़ा सकते because of time constraints. ठीक है, इतना हमारे पास limited time है, we cannot teach you each and everything, so we're going to give you assignments and you're going to solve them. Like we'll give you assignments on questions like on topics like Meckel's diverticulum, very important MCQ, Hirschsprung disease, another very important MCQ. ठीक है, so ये जो MCQ related questions होंगे, ये बेटा आप लोगों को हम assignment पे देंगे, that you have to do yourself. ठीक है, if you need guidance, we're there to help you out, लेकिन you're supposed to do those assignments yourself. समझ आ गई बेटा? मैम बस ये आपसे रिक्वेस्ट मैं अगेन कर रही हूँ कि जो आपको सबसे अच्छी असाइनमेंट लगी ना मैम, प्लीज वो शेयर कर दें ताकि नताशा मैं जरूर करूंगी, मैं वो वाली मैं बताती हूँ बेटा, आई नीड टू गो थ्रू द असाइनमेंट्स माई सेल्फ. ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक दफा जो मुझे कम से कम ये कहा जाए, हर एक जो मुझे प्रपोज करे कि ये असाइनमेंट, मैं उन सारी असाइनमेंट्स में से बेस्ट और मैं करूंगी ताकि आप लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकें. ठीक है, आई डेफिनेटली. थैंक यू सो मच मैम. ठीक है, और भी कोई सजेशंस हो तो प्लीज आप जरूर बताइएगा. पहले बताओ कल का होमवर्क क्या था? मैम वो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस बताने थे, जुवेनाइल. So what are the extra-intestinal manifestations of juvenile polyposis? Clubbing, Very good. and pulmonary atriovascular arteriovenous reverse. shunts. इसी की वजह से बेटा pulmonary reason की वजह से clubbing होती है. ठीक है, so ये भी उसका होता है. So every hematomatous polyp has a germline component. ठीक है, that means that it is going to occur in younger age group. Number 2, it shows familial clustering, which means that you are not only going to treat that student, that patient, but you're also going to screen the siblings of that patient, right? So ये दो चीजें हो गई. And number 3, every hematomatous syndrome is associated with some intestinal or extra-intestinal manifestations that you're supposed to remember. So in both Peutz-Jeghers and juvenile polyposis, the intestinal manifestations are in the form of malignancies, whether they are intestinal malignancies and some extra-intestinal features, which are pigmentation in cases of Peutz-Jeghers and clubbing in cases of pulmonary arteriovenous shunts in cases of juvenile polyposis. ठीक है बेटा, समझ आई इसकी? एक और SCQ which is very important are the extra-intestinal malignancies associated, tumors associated with Peutz-Jeghers syndrome. A very important SCQ. 2 लाइनें सिर्फ आपकी बुक में, don't miss them. Extra-intestinal malignancies associated with Peutz-Jeghers syndrome. ठीक है? So okay, so now let's classify polyps. How do we classify polyps? हाँ जी मैम, मुझे रिदा भी नजर आती है, मुझे वजीहा भी नजर आती है mostly. I also see फातिमा शौकत, महनूर नासिर, सब नेहा, ये सब बच्चे, they keep their cameras on. Very good that most of the bachas are with me today. Very good beta. Okay, so let's classify adenomatous polyps. Ma'am, can you hear me? Yes, I can. Rida, is it Rida? Yes, ma'am. Manji ji, beta, I can definitely hear you. So who is going to classify the polyps for me? Neoplastic polyps, non-neoplastic, and syndrome associated. Okay. So one was non-neoplastic that we did yesterday, and it includes the subtypes are hyperplastic, inflammatory, and hematomatous. The second ones are neoplastic polyps. Neoplastic, adenomatous polyps. Today. Can you see the screen, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Because there is some sort of electricity breakdown here, so I can't see you people as much as you can. Now I can see you. Okay, but can you people see the screen?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके सो बेटा उसमें अब आपने याद रखना है कि एडिनोमेटस पॉलिप्स आर द पॉलिप्स, they are neoplastic polyps. It means that they have dysplastic epithelium, so they'll have appearance of a polyp but the lining cells will be dysplastic. ठीक है, I can't see my own screen actually, let me adjust it. बेटा ये स्क्रीन में मुझे कर देते हो आप please? Ma'am, I have to ask something about test. हाँ बेटा ask something easy. जी 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 मैम go ahead. लास्ट टाइम भी हमारे टेस्ट एलएमएस पर होते थे और वो क्वाइट डिफिकल्ट है, साइट हैंग हो जाती है और मोस्ट ऑफ द सब बच्चों की बल्कि कंप्लीट ही नहीं हो सकते. सो काइंडली मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप या तो गूगल फॉर्म्स पे टेस्ट ले लें या कोई बेटर वे हो जिसपे कम से कम हमारा टेस्ट कंप्लीट हो जाए. बेटा हम ये इसी चीज पे आजकल काम कर रहे हैं. हमें अंदाजा है कि इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ाई की है एंड हु एक्चुअली मेक एन एफर्ट टू सॉल्व द पेपर, लेकिन दरमियान में क्रैश होने की वजह से वो नहीं कर सकते. वी आर वर्किंग ऑन इट. इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको एलएमएस के बजाय किसी और उसके ऊपर हम ले जाएंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो. ठीक है? ओके मैम, थैंक यू. हाँ जी ठीक है, ये हम पहले से ही बेटा देख रहे हैं. सो एडिनोमेटस पॉलिप्स आर दोज बाय डेफिनेशन, these are the polyps which have dysplastic epithelium, a very high yield MCQ. They'll give you a scenario in which a 50 years old male had a polyp and the lining epithelium was dysplastic. So the most likely diagnosis is dermatomatous polyp, inflammatory polyp, adenomatous polyp, juvenile polyp. So the answer would be adenomatous polyp, because the clue here is dysplastic epithelium, right? So by definition, the polyps which have dysplastic epithelium, they are actually called adenomatous polyps, right? So adenomatous polyps characterized by dysplastic epithelium, but what do we actually mean by dysplastic epithelium? Do you have any idea? What do we mean by irregular disorganized epithelium हो जाती है. Excellent, excellent. It means that this is the normal configuration of the cells. For example, they are linearly arranged in a single row on the basal plane. But when dysplasia occurs, the growth at once becomes haphazard and disorganized, right? And there will be, you can see the layering, multi-layering of the cell. This multi-layering in technical term is called stratification. समझ आइए? So one of the features of dysplasia is stratification, and you can see that the nuclei are very regular looking here, but here you can see there is disorganized and there is pleomorphism among these cells, and the nuclear to cytoplasmic ratio is also increased. You find less cytoplasm here as compared to here. So all these are the features of dysplasia. So if we can say the dysplastic epithelium shows stratification. Why stratification? Because there is so much rapid, what you will say, division of the cells, that the cells going to pile up one over the other. And this is called stratification. So dysplastic epithelium shows stratification. They have nuclear and elongation. I'll show you later. And they'll have nuclear hyperchromasia, prominent, all features of malignancy, right? So this is what we have. This is a normal looking gland, a very much normal looking gland. You have a single line of columnar cells, and on top of that, you have a lot of mucus secreting cells. Okay? This is what we see in a normal colonic gland. So what happens in dysplastic epithelium? Now, can you differentiate between the two? Between these two, this is normal, this is something which is dysplastic. So क्या difference नजर आ रहा है आपको? Based on your observation. Cells, the goblet cells. नहीं, सबसे पहले मुझे बताओ जो lining goblet cells, very good. So in normal epithelium, you have a lot of goblet cells, whereas in dysplastic epithelium, since the growth of epithelial cells is so much, you hardly find any goblet cells here. Very good. Size and very good. Lining, these thick glands lining are almost of the same size. Whereas the dysplastic glands, some are small, some are large, some are quite big. Okay? So there is a difference in the size of the glands. Excellent. Any other difference? Nucleus. Sorry?
मैम Nuclear eosinophilic elongation. है, eosinophilic है जो हमारे पास dysplastic है, और thickness. Thickness, yes, it is more thick, definitely. Okay, it is single line thick, but here you can see stratification. You can see Prominent more nuclei, clearly. ma'am. You can see stratification. Okay, ideally it should be single line, but here you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nuclei. ठीक है बेटा, किसी को बुला लो. Okay, so basically you find stratification of the nuclei, number one, and you see abnormal mitosis. Usually the mitoses are at the basal level, क्योंकि यहीं से cell में generate होना होता है. लेकिन in these cases you find mitosis towards the luminal side. Understand? So this is the second difference. Very good. आपने 3-4 तो मोटे-मोटे differences बता दी हैं. Number one, the size of the glands, the shape of the glands would vary. Number two, this shows stratification. Number three, there will be goblet depletion, mucous cell depletion. And number four, the color is more blue as compared to this. This is more blue. Why more blue? Because nucleus is very, very hyperactive. And all the activities which are associated with the nucleus, like nuclear elongation, like nuclear hyperplasia, hyperchromasia, ये सब ज़्यादा हो जाते हैं. So nucleus is very much active. That's why it gives a blue hue to the cells, right? So this is what we call dysplastic epithelium. So if a very high yield MCQ, if we get a polyp where the epithelium, lining epithelium is dysplastic, the answer is Adenomatous. excellent. The answer is adenomatous polyp. So at the end of this lecture, I expect you all to know the definition of adenomatous polyp. And in the definition, you are supposed to write the word dysplastic epithelium. Number one. Number two, you are supposed to know the types. They are all SCQs, beta. I try to cover the SCQs and MCQs of the related topic. So the second thing which is very important that you're expected to know at the end is, by the end is, okay, what are the different types of adenomatous polyps? And the third question you should be able to answer is that what are the prognostic factors which are considered to be the poor prognostic factors for these polyps? So let's do them one by one. There are 3 types of adenomatous polyps. One are villus. आपको शक्ल नजर आ रही है? What is this shape? Yes, ma'am. Villi. Villi-like. This shape is villi-like. You do not find villi in the colon. Remember, villi are always and always present, only present in the small intestine. So if you find villi in the colon, that means you are dealing with some sort of dysplastic change. Okay? So this is villus adenoma, means that the mucosa is thrown into villus-like projections, and this is called villus adenoma. This is the first type. The second type is the one in which you just find glands, as I've already shown you. So you just find glands, variable sized glands with stratification of the nuclei. These ones are the mitoses, luminal mitoses. So you only find tubular because they are glandular in shape. And it is called villus because it is villus in shape. So this is the tubular one. Can you differentiate between the two now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, beta, so this is the microscopic types of the villus of the adenomatous polyps. That number one, there are villus adenomas. The second ones are the tubular adenomas, and the third ones are those adenomas which are mixed, and they are called tubulovillus. In tubulovillus, they have almost approximately 50% representation of either of the component, like 50%, almost 45-50% representation of tubular component, and 50% participation of the tubular component. समझ आ रही है बेटा इसकी? So you are expected to know the definition of adenomatous polyp. The adenomatous polyp is defined as a polyp which is characterized by shabash, dysplastic epithelium. The second thing you are expected to know is what are the microscopic types of adenomatous polyps. So microscopic types of adenomatous polyps are 3.
One is called villous adenoma. The other one is called tubular adenoma or glandular adenoma. And the third one is called mixed variety, which is tubulovillous adenoma. So please don't confuse these types with this. What is this? Sorry, who's the genius one? How कौन है आपका genius आपकी class में? Pedunculated adenoma. Ma'am, pedunculated. Excellent, Anusha, very well done. ठीक है? So this is a pedunculated polyp. This is the gross description of a polyp. ठीक है? Do not confuse it. These are also the types of polyps. You can classify polyps in a number of ways. You can classify them on their gross appearance, and you can further classify them on the microscopic appearance. ठीक है? So when in cases of adenomatous polyp, we're going to classify polyp, we're going to classify them on their microscopic appearance, not on their gross appearance. So this is the appearance that you see on gross, the pedunculated or the sessile. But when you talk about adenomatous polyps ki types, there are three types. One is this villous type. The second one is this tubular type or glandular type. And the third one is the one which is tubular villous or mixed. So this is the mixed type. There is almost equal representation of adenomatous polyp and equal representation of villous and tubular adenomatous change. समझ आ गई है बेटा इसकी? So ये दो questions आपने solve कर ली हैं. Define adenomatous polyps and what are the microscopic types. So three types ये उसकी हैं. The third question is कि what is their fate? If we leave them as such, what will happen? ये कौन से वाला polyp है? बताओ. Tubular. Tubular. Very good. Tubular, right? So this is the polyp. अब मुझे बताओ what can be the fate of these tubular adenomas if we do not resect them? Glands में Very good, very good. Carcinoma, excellent. ठीक है? Because these have dysplasia, and if you're not going to remove them, the dysplasia is going to worsen and it's going to develop into a full-blown malignancy. So the next step would be development of adenocarcinoma. Excellent. ठीक है? So this is adenocarcinoma, right? Adenocarcinoma क्यों है कि अब the glands they start sharing their walls. अब ये एक दूसरे का personal, आपको पता है हमेशा, आपको तो मुझे नहीं पता असेंबली में ऐसे होता था या नहीं होता था, तो जब हम छोटे होते थे हमें हमेशा कहते थे कि आर्म्स लेंथ पे खड़े हो, मेक अ लाइन कहते थे आप लोगों को? Yes, ma'am. ऐसे करके हाथ आगे. Yes, ma'am. क्यों कहते थे? What was the reason? मैम इक्वल डिस्टेंस हो जाता था सबके बीच में. बेटा इक्वली डिस्टेंट हो जाते थे. क्यों कहते थे? ताकि लाइन सीधी बने. मैम इक्वल डिस्टेंस होता था ना सब में, रेगुलर. मैम डिसिप्लिन के लिए कोविड प्रोटोकॉल्स. बेटा इसका रीजन होता है, ठीक है, वो हमें बाद में पता चलता है. रीजन ये होता है, यू मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम द अदर पर्सन. आपने एक स्पेस, पर्सनल स्पेस उसको दी हुई, दैट यू आर नॉट गोइंग टू ब्रीच फिजिकली. ठीक है? और वो कंफर्टेबल स्पेस होती है उसकी. वो जो होता है ना, कभी कभार आपने देखा है, वो टिकट ले रहे हो या बस में खड़े हो तो वो लाइन कैसे बनी होती है. आप बैंक जाओ, चेक साइन करो, तो पीछे वाला आपके कंधे के ऊपर से मुंह निकाल के देख रहा होता है कि इसका कितना रेट. So basically you have to maintain a distance. ठीक है? इसी तरीके से एक बंदा ऊपर चढ़ा होता है, एक उसका पांव ऊपर होता है बस के, वो दूसरे वाले ने दूसरे हाथ से पकड़ा हुआ होता है. So you have to maintain a distance. So lines बनाने का यही मकसद होता है, that you have to maintain a personal space. आपने अगले को देनी, ये सिर्फ आपने फिजिकली नहीं देनी, आपने जिंदगी में भी देनी. हर बंदे को उसकी एक स्पेस देनी. हर चीज में, आज भी ऐसे कपड़े पहन के आई, आज उसने मुझे इस तरह देखा, आज उसने मेरी बात कैसे जवाब दिया, ये वाली चीजें पता नहीं वो किस जहन से आया हुआ है बंदा, किस स्ट्रेस में है जो वो एक्नॉलेज नहीं कर रहा. सो एक पर्सनल स्पेस होती है बेटा, हमें थोड़ा सा जिसको देना चाहिए. सो दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट. सो जब ये सेल्स वो पर्सनल स्पेस खत्म कर देती है, देखो दे मेंटेन दैट पर्सनल स्पेस हियर, थोड़ी सी स्पेस है इन दोनों के दरमियान, लेकिन once that personal space is breached, like here, so that means that now
a full-blown adenocarcinoma has developed. ये देखो, they are sharing their walls. This is not normal. This is abnormal. ठीक है? और दूसरी चीज, when another high yield MCQ, if there is a tumor which is present in the mucosa but does not cross the muscularis mucosae, we use a specific term for that. That is called intramucosal carcinoma. MCQ, MCQ, MCQ. We call it intramucosal carcinoma. हम उसको simple invasive carcinoma भी तो कह सकते हैं ना? हम क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते हैं? सारी नहीं की हुई, वो सिर्फ म्यूकोसा तक लिमिटेड है. हाँ, लेकिन वो म्यूकोसा में जैसे ये कर रहा है, म्यूकोसा में, दिस इज कॉल्ड इंट्राम्यूकोसल कार्सिनोमा. इस वजह से बच्चे, मैंने आप लोगों को शुरू दिन से बताया है कि द मैक्सिमम ब्लड वेसल्स we have them in the submucosa. So if the tumor will reach the submucosa, only then there are chances that it's going to metastasize. So there are almost 0% chances of metastasis if the tumor stays limited to the muscularis mucosae. You understand? This is the significance of intramucosal carcinoma. हम कहीं और ये designation अलग नहीं करते. But in colon, we have a specific term which is called intramucosal carcinoma, because even intramucosal carcinoma has a better prognosis than a full-blown invasive carcinoma that goes into the submucosa. And what is the limit? MCQ, 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 to call it intramucosal carcinoma. Beyond what level you should not be seeing that invasive carcinoma? Muscularis mucosae. क्योंकि जो mucosa है, that comprises of 3 layers: epithelium, lamina propria, and muscularis mucosae. So अगर वो muscularis mucosae तक रहेगा ये, तो हम इसको कहेंगे intramucosal. बेटा आपको ये concept समझ आए? नहीं, मैं आपको बताती हूँ. हम carcinoma in situ पढ़ते हैं ना? That means the tumor should not breach the basement membrane. Once it breaches the membrane, it is called invasive tumor. So इसके अंदर अगर तो ये tumor cells, if they are invading and infiltrating, but they are limited to the muscularis mucosae, सिर्फ mucosa तक है, they do not gain entry into the submucosa, we call it intramucosal carcinoma. Yes, ठीक है बेटा? Intramucosal carcinoma is that full-blown malignancy which is just limited to the muscularis mucosae or to the mucosa. And we have given it a separate name because up till the mucosa, the chances of metastasis are quite low. Get it? This is an MCQ. मैं इस पे ज़्यादा emphasize कर रही हूँ. So eventually adenomatous polyps, they eventually, if they are not removed, they'll develop into full-blown malignancies, but it requires somewhat around 7 to 10 years to progress and become malignant, right? So this is the chain of a sequence of events that occur in adenoma carcinomas. You have a normal epithelium. When it becomes dysplastic, you call it adenomatous polyp, and dysplastic with dysplasia, this is called adenomatous polyp. And the adenomatous polyps are very, very unstable. And very soon, over a period of 7 to 10 years, they're going to develop into a full-blown malignancy. And this is polypectomy. You simply remove that polyp with the stalk, along with the stalk. Okay, so this is polypectomy. This is the treatment. अब सबसे important चीज आप लोगों ने याद रखनी है. What are the prognostic factors? SCQ, SCQ, SCQ. You often get an SCQ in the papers that define adenomatous polyp, you classify polyps. What do you mean by adenomatous polyps? What are its microscopic types? And what are the poor prognostic factors associated with adenomatous polyps? SCQ, 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 even MCQ. So there are 2 main prognostic factors. Number 1 is the size. The polyps which are less than or equal to 1 centimeter, they're going to have a very good prognosis. They will probably will be cured by polypectomy, right? The second types of polyps are the ones which are 4 centimeter or more. So the larger the size, especially if it hits 4 centimeter, the chances of it becoming malignant are quite high. Understand? So the first prognostic factor is the size.
So beyond 4 centimeter, the chances of becoming malignant are quite high. Whereas 1 centimeter or less, these type of polyps, they usually do not undergo that sort of a brisk change. And the second part is the level of dysplasia. As it is quite obvious, the higher dysplasia you have, the more dysplasia you have, more will be the chances of that polyp turning into a malignant one. ठीक है? और जितना कम dysplasia होगा, उतने chances हैं कि वो देर से develop होगा. So please remember, आपकी book में there is just 1 or 2 sentences written about the prognosis of these polyps. Don't miss them. Anything which is written in your book in italics, that is important, and that is a potential MCQ. जब आपने टीचर को बताना होता है कि कहीं टीचर ये मिस ना कर जाए कि मैंने ये पॉइंट भी लिखा है, तो आप क्या करते हो? आप उसको बोल्ड में लिख देते हो या हाईलाइट कर देते हो? बुक में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है आप हाईलाइट करते हो. सिमिलरली बुक उन चीजों को इटैलिक्स में लिखती है या बोल्ड में लिखती है which उसके ख्याल में जो इतनी इंपॉर्टेंट है that the student should not miss it. Anything in your book which is written in bold or which is written in italics, please, that is a potential MCQ or SCQ. Don't miss it. So now I'll be asking you a few questions after I am done with this symptoms of polyp. Polyp क्या कर सकते हैं? Polyp is just a protrusion. You know that's a protrusion in the lumen of the gut, like here. इधर देखो. So एक तो ये हो सकता है कि number 1, it is going to be, the surface can be ulcerated with every क्या उसको हम कहते हैं, solid stools होती हैं. जब वो pass करते हैं and they rub against this polyp, they are going to ulcerate it. So number 1, there will be surface ulceration, and again if the ulcer gets deep enough, it's going to cause hemorrhage. ठीक है, bleeding हो सकती है. So number 3, the stalk can twist on itself, and you can have infarction of the polyp. Infarction हो सकती है उसकी, समझ आइए. And number 4 is intersusception. What is intersusception? कौन बताएगा? बताया था बेटा, this is intersusception. ठीक है, आपने कभी देखा है? अब तो मुझे नहीं पता, आजकल तो वो फैशन ही बदल गया बिल्कुल, लेकिन शलवार के अंदर ना अजारबंद ढलता था ना, नाला जिसको कहते हैं. Yes, ma'am. डालते थे. Yes, किस तरह डालते हैं उसको? मैम किसी चीज के साथ, किसी भी चीज वो के साथ जो स्पेस कि बनी होती confident हो, जो कि बिल्कुल वो ना हो जाए. जैसे उसके लिए नाले पानी होती है, खवातीन पेन से भी डाल देती हैं, लड़के पेन से भी डाल देते हैं. सो वो ये सब इनोवेशंस हैं आप लोगों की, ठीक है. लेकिन जिस तरह आप उसमें उसको अंदर डालते हो ना, उसमें the same happens in intersusception. One loop of the gut, it enters into the other part of the gut. और कौन सा पार्ट अंदर जाता है? जिस पॉलिप होता है ना, it actually makes the other end to come to go into it. So ये देखो, ये intersusception होती है. So this is called intersusception. MCQ, MCQ, MCQ. Intersusception means मैंने बेटा एक असाइनमेंट बनाई है जिसमें से मैंने कुछ भी नहीं आपको कराया और ना कराना है, क्योंकि वो सिर्फ MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है आपकी बुक में जिनसे रिलेटेड है. आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू प्लीज डू देम. ईच वन ऑफ देम इज एन इंपॉर्टेंट MCQ. ठीक है, like what is osmotic diarrhea, in which conditions do you have osmotic diarrhea. So similarly intersusception is one. आपको पता है 4th year में ये last 2 years SEQ आता रहा है, जिसको sausage gut कहते हैं. आप देखना कि लास्ट ईयर आया था sausage shape appearance of the gut. So this is the sausage shape appearance. They are talking about intersusception. This is the clinical or the radiological term that they use to describe intersusception. So what are the complications of polyp? मैम surface ulceration, hemorrhage and intersusception. ठीक है, और उसकी वजह से आगे हो सकता है. And then the treatment is polypectomy. So shall we revise it again? मैं बोलती हूँ, आप सिर्फ देखो आपको इसका आंसर आता है, जिसका नहीं आता जस्ट मुझे उधर रोक दो, हम वो दोबारा कर लेंगे. What is an adenomatous polyp?
Ma'am, it is characterized by dysplastic Number 2, epithelium. what are the microscopic types of adenomatous polyps? Villus adenoma, tubular adenoma and mixed adenoma. And tubulovillus. Excellent. ठीक है, इसमें आपने बताना है कि if it constitutes more than 75% it is villus predominant. If it is tubular predominant more than 75 it is tubular, और अगर in between दोनों आते हैं that's a mixed. Okay, very good. The third question is, what is the fate of adenomatous polyps if remain untreated? Adenocarcinoma. Adenocarcinoma. If remain untreated, there can be a lot of complications starting from ulceration to hemorrhage formation to infarction, intersusception, but the worst of them is जो कि सबसे ज्यादा कंसर्न की है, that is adenocarcinoma. Please don't forget it. ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए इतनी है क्योंकि एडिनोकार्सिनोमा में हो जाते हैं. And the very important SCQ and MCQ, what are the poor prognostic factors? Ma'am, size, if it is greater than or equal to 4 centimeter, then it is poorly prognosis, and then more are the chances, and more is the level of display, and more is the chance of malignancy, and then level of dysplasia. More are the chances of malignancy. Very good. अभी तक आपके पूरे नंबर आ रहे हैं बच्चों इस SCQ के अंदर. And what is the treatment of polyps? Polypectomy. Excellent. ठीक है. So now another topic which is very interesting, very rare, but very important from exam point of view is, मैंने कहा था ना classification 3 तरह की है. One is non-neoplastic, neoplastic and associated with syndromes. ठीक है. So मैंने कहा था कि आप चाहो तो हेमाटोमेटस पॉलिप्स को सिंड्रोम्स वाले के साथ डाल सकते हो. ठीक है. So this is the polyposis which are associated with polyp formation. So the syndromes which are associated with polyps and syndromes which are not associated with polyps but they are syndromes. ठीक है. So इसको हम करते हैं. इसमें से अब आपने याद क्या रखना है? Polyposis syndromes में से हेमाटोमेटस हम कर चुके हैं. Now we'll be doing FAP. FAP याद रखना है. This is a very important MCQ. SCQ तो है ही है, MCQ important है. And in non-polyposis, remember Lynch syndrome. So familial adenomatous polyposis. किसी को पता है इसके बारे में? Did anyone go through the presentation that I posted yesterday? कुछ समझ नहीं आया होगा. I know I don't have text in my presentations usually. Okay, forget it. कोई बात नहीं. ये देखो बेटा. The name is self-explanatory. Familial. What does it mean? एक allele पहले ही उसकी runs in families clustering. There is familial clustering, which means it has germline mutation, which means that it's going to occur in which age group? Children, younger age. Very good. So familial का तो पता चल गया. Number एक और चीज familial से याद रखनी है. You're not going to treat the patient alone. You're going to treat the siblings as well. You're going to treat the family as well. Screen, not treat, screen the family as well. Okay, so ये तो आपने खुद ही बता दिया. What do you mean by adenomatous? Adenoma. What do you mean by adenomas? That they'll dysplastic epithelium. Dysplastic epithelium. So this is a syndrome which runs in the families where they have dysplastic change in the polyps. And what do you mean by polyposis? Giuniba, Maria, ज़्यादा amount में polyp. बहुत ज़्यादा. Polyp formation. Polyps. So many polyp. मेरे लिए देखो ये जो चीजें होती है ना, they are all subjective. आप अगर किसी एक चीज को देख के कहते हो ना ये तो बहुत महंगी है, तो किसी दूसरे के लिए वो अफोर्डेबिलिटी इतनी होगी कि उसको वो सस्ती लग रही है. ठीक है. आप अगर बाहर जाते हो ना और आप अगर कोई एक चीज बर्गर खाते हो तो आपके ख्याल में आपने रिलैक्स किया बर्गर खा के, लेकिन एक गरीब बंदे के लिए शायद उसकी दिहाड़ी हो. तो एक मील जो आप बाहर से लेते हो वो आपके लिए शायद नॉर्मल हो, लेकिन एक किसी ऐसे बंदे के लिए जो मजदूर दिहाड़ी वाला है उसके लिए ये शायद एक्सट्रावेगेंस हो. सो दे आर ऑल रिलेटिव टर्म्स. ठीक है. सो पॉलीपोसिस में यस आई एग्री मेनी पॉलिप्स
But what is the cutoff for that polyps? That is a minimum of 100 polyps. A minimum of 100 polyps. So it can go more, up to thousands, many thousands, but the least is 100. कम से कम आपने करना है. And number 2, जो एक और important बात है इसमें कि ये polyps जो आपके हैं इसमें there is a mutation of the gene MCQ, which is called APC gene mutation. APC stands for adenomatous polyposis coli gene. ठीक है? So इसमें इस जीन की म्यूटेशन होती है तभी इसको ये नाम दिया गया है, familial adenomatous polyposis. So this describes this lesion, right? So familial adenomatous polyposis is one of the types which is associated with polyposis syndromes. In this, there is clustering in the families. There are numerous polyps, at least more than 100 polyps, and all these polyps show adenomatous or dysplastic change. And it is because of a gene mutation, which is APC gene mutation at chromosome number 5. दो चीजों के एक चीज का वैसे क्रोमोसोम अगर याद करना है तो वो करो, and that is for APC gene. ठीक है? So 5q21 याद करो बस, और इतना बाकियों का इतना याद करने की जरूरत नहीं है. So this is what we see in familial adenomatous. This is the gut of a बच्चा, 18-20 साल का बच्चा जिसकी ये gut है, and you can easily see that the whole gut is studded with polyps. ठीक है? इनको मैं गिनना शुरू करूं तो ये तो हजारों में हो जाए. Similarly, this is another gut wall, colonic mucosa, which is carpeted with polyps. ठीक है? So the minimum cutoff is 2 MCQs आती हैं. The prevalence of adenocarcinoma in patients with FAP is 80%, 90%, 85%, 95%, 100%. So this is an MCQ. आपको क्या, मैं कहाँ से statistics याद करती हूँ? ठीक है ना? So the answer is 100%. 100% of the patients, क्योंकि हमने ये भी कहा था कि जितना बड़ा size होगा और जितना dysplasia होगा, so ये उसमें से FAP is one condition in which there are 100% chances. अगर इसको FAP है, इसके अंदर polyps है multiple, इसकी malignancy develop करनी ही करनी है by the age of 30 or 40. समझ आइए? So this is an MCQ. MCQ, MCQ, MCQ. A patient with FAP, diagnosed to have FAP, the prevalence of malignancy developing in that patient is 85%, 90%, 95%, 100%. तो आंखें बंद करके आंसर इज 100%. तो 18 साल का बच्चा है, 35 साल की उम्र में उसको फुल ब्लोन मैलिग्नेंसी हो जाएगी. सो द ट्रीटमेंट ऑलवेज इज कोलेक्टमी. काट दो सारा कोलोन ताकि कोई चांस ही ना रहे. सो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस. यू सी so many polyps here, छोटा बड़ा, tall, bold, and all polyps have dysplastic change. They're all adenomatous polyps. So about FAP, you're supposed to know the gene mutation, which is APC gene mutation at 5q21. Number 2, you're supposed to know the percentage of the people having FAP which are going to develop, end up in malignancy, that is 100%. And what is the treatment for these patients? 100% colectomy. इनमें colectomy है. ये तो मैंने कहा था, you do not have to treat the patients, but you also have to screen their family members. यही कहा है ना मैंने. Screening कैसे करेंगे? How will you screen these patients? बेटा, there are 2 ways. एक कहते हैं there is a congenital hypertrophy of retinal pigment. अगर सस्पेक्टेड है कि इस बच्चे का भाई इसको फैप था, तो अगर उस फैमिली में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसका फॉरन कंजेनिटल टेस्ट, उसका टेस्ट होता है रेटिना का, और उसमें हाइपरट्रोफी ऑफ द पिगमेंट होता है. सो दिस इज एन इनडायरेक्ट साइन कि ये पेशेंट के अंदर भी जीन म्यूटेशन. एंड वी गो फॉर जीन म्यूटेशंस, वी सर्च फॉर जीन म्यूटेशंस, APC and P53 gene mutations in the serum and stools of patients who are the siblings of the patient who's suffering from FAP. एक बच्चे को इसको FAP है, so इसके जितने भी ये बहन भाई हैं ना, इन सब का स्टूल या सीरम में APC का और P53 का म्यूटेशन एनालिसिस होगा. अगर इनकी म्यूटेशन नेगेटिव है तो क्या होगा?
तब उनमें नहीं होगा। नेगेटिव है तो हम सिर्फ उसको फॉलो अप पे डाल देंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव है सो वी आर गोइंग टू डू प्रोफिलेक्टिक कोलेक्टमी। उस बच्चे में अगर पॉलिप नहीं भी डेवलप हुआ हुआ तो भी उसकी कोलेक्टमी कर देंगे। आप सोचिए कितनी मॉर्बिड सिचुएशन। एक बच्चा 8 साल का 10 साल का जिसमें सिर्फ जीन म्यूटेशन स्क्रीनिंग पे आई है, उसको कुछ नहीं है, उसकी कोलेक्टमी कर देते हैं द सेम वे जैसे हम ब्रेका जीन म्यूटेशंस में प्रोफिलेक्टिक मिस्टेक्टमी। समझ आइए बेटा? सो ये चीजें, सो फैप के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर नॉट ओनली, आपने क्रिमिनल काम किया अगर आपने फैप के पेशेंट को ट्रीट करके भेज दिया और आपने उसकी फैमिली को स्क्रीन नहीं किया। So you have to treat the patient with FAP. You have to screen the family. And how are you going to screen the family? You're going to do the congenital retinal hypertrophy test, number 1. And number 2, you're going to look for APC gene mutation and P53 gene mutation in the serum or the stool of the siblings. अगर वो mutation आ जाती है, straight away उनकी colectomy कर दे। ठीक है, चाहे उनको कुछ भी नहीं, यही मतलब है उसकी स्क्रीनिंग का। ठीक है, सो दीज आर द एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशंस। वैसे हाइपरट्रोफी ऑफ रेटिनल पिगमेंट, गार्डनर सिंड्रोम, टर्कर सिंड्रोम, मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट दीज टू मेक एमसीक्यूज, ये दोनों एमसीक्यूज में आते हैं। टर्कट के इसके साथ कौन सा सिंड्रोम और एसोसिएटेड है फैप के साथ, तो गार्डनर्स या टर्कट सिंड्रोम। ठीक है, सो फैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Let's do it. FAP is familial adenomatous polyposis coli syndrome. ठीक है, and in familial adenomatous polyposis coli syndrome क्या क्या चीजें आपने बतानी है इसमें? चलो बच्चों, अब आप लोगों की बारी, it's your turn now. एक एक बताता जाए, start from you. कोई एक चीज बताओ। 100% malignancy. Very good. कौन कह रहा है? हसन। हसन, कौन बोल रहा है? जी बेटा। उमर, अनीक, आप बताओ। ये देखो, मैं जब अनीक को बुलाती हूँ ना, ये फौरन ही पिस्टल मेरे आगे कर देते। बताओ अनीक, कोई एक चीज बताओ बेटा। yes, ma'am. जी बेटा, कोई एक फीचर फैप के बारे में बताओ बेटा। हम फैप के पेशेंट्स के अंदर जो पेशेंट है उसको ट्रीट करना है, सारा उसकी फैमिली को स्क्रीन करना जरूरी है। वेरी गुड, ठीक है। सो हमने फैप के, इट्स अ फेमिलियल डिसऑर्डर, वेयर नॉट ओनली फेमिलियल डिसऑर्डर मींस इट्स गोइंग टू रन इन फैमिलीज, सो वी आर नॉट गोइंग टू इग्नोर द पेशेंट्स फैमिली, वी आर गोइंग टू ट्रीट द पेशेंट फर्स्ट एंड देन वी आर गोइंग टू स्क्रीन द फैमिली मेंबर्स। So who will tell me how are we going to screen the family members? मैम congenital hypertrophy of रेटिनल हाइपरट्रोफी Very good. या उनके सीरम और स्टूल्स में हम जो है वो एपीसी जीन म्यूटेशन और P53 जीन म्यूटेशन Yes, very good, very good. So either we are going to check them for their serum or stool for gene mutations in the serum and stool, और अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसकी congenital retinal hypertrophy हम देखेंगे, pigment hypertrophy. Very very good. एक important चीज जो आपको आनी चाहिए थी। Number 2, इस बच्चे में what is the percentage of this child risk of this child to develop adenocarcinoma? 100%. Very good. Third question, what is the gene mutation in this patient? APCD5Q21. 5Q21. Very very good. And और इसमें क्या चीज थी important? Minimum Number of 100. polyps. Treatment is selective. Minimum 100 more polyps. than 100. Minimum number required. So वो आपसे पूछते हैं the minimum number required. So it is more than 100. So it is actually a carpeting. 100 भी नहीं, आपको thousands में मिलती। ठीक है? So this is it. And it is associated with some other malignancies. अगर ये इधर polyp है, अच्छा, इसको अगर मैं आपको एक सिनेरियो दूं, अब सिनेरियो और से सुनना। An 18-year-old boy presented with altered bowel habits, and on colonoscopy, he was found to have a polyp in the gut. Polypectomy was done, and the polyp was 2 centimeters in size,
and has an arborizing pattern of muscularis mucosae. So what are the chances? So what is the most likely diagnosis? पहले ये बताओ. Peutz juvenile. Jaggers. Sorry, बेटा कौन सा था? Ma'am, Peutz. It's Peutz Jaggers. So scenario याद रखो बेटा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है Peutz Jaggers का फैप के साथ. MCQ में दोनों की एज एक है. MCQ के अंदर दोनों टीन एज में है. दोनों के साथ एक एक जीन म्यूटेशन है. एक के साथ STK11 है, एक के साथ APC है. तो हमने कैसे मेक आउट करना है कि हम किसकी बात कर. Arborizing pattern was one. Arborizing pattern. जी. And adenomatous And change size. is another clue. And number of polyps is the third clue. कि कभी भी फैप का पूछेंगे तो वो एक आध पॉलिप पे नहीं होगा. Either it will be an adenomatous polyp. वो ये कह सकते हैं कि this adenomatous polyp, because in cases of Peutz Jeghers, that particular polyp is benign. It may be associated with malignancy elsewhere, but that particular polyp will be benign. Whereas in case of FAP, that polyp will have adenomatous change. Get it? तो इन दोनों में confuse नहीं होना आपने बेटा, ठीक है? And you should be knowing the extraintestinal manifestations and the hereditary non-polyposis, colorectal cancer. This is more common than FAP, लेकिन MCQ ज़्यादा FAP से आती है. और इसकी ये देखिए, ये last. Excuse me, ma'am. जी बेटा. मैम ये लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें प्लीज, एक दफा डिफरेंसेस जो आपने बताए हैं. बेटा देखो, ये जब आपको MCQ आता है ना, जो मैंने चेक किए पेपर्स, उनमें अक्सर बच्चे MCQ में Peutz Jeghers और एडिनोमेटस पॉलिप का टैप गलत कर जाते हैं, क्योंकि सिनेरियो में क्लू आपको दिया हुआ यंग एज. 3 ही पॉलिप्स हैं जो यंग एज में होंगे, या जुवेनाइल या Peutz Jeghers या फेमिलियल टैप. ठीक है, जुवेनाइल की तो एज ही बहुत छोटी है, 4 साल 5 साल, उसको तो निकाल दो. बाकी रह गए 2, उनमें से फैप और पीजे पॉलिप Peutz Jeghers. दोनों की एज टीन एज है, दोनों के अंदर पॉलिप गट में होता है. अब आपने इन दोनों में से बताना है कि ये हम आंसर हमने क्या दे. हो सकता है वो आपसे पूछे कि इसके साथ कौन सा सिंड्रोम एसोसिएटेड है. फैप सिंड्रोम, जैसे वो कहें कि पॉलिप वो निकाला था, यंग एज थी, उसके अंदर एडिनोमेटस चेंज थी. सो व्हाट इज द सिंड्रोम व्हिच इज मोस्ट लाइकली टू बी एसोसिएटेड विद दिस पॉलिप. सो अगर एडिनोमेटस का उन्होंने लफ्ज डाला या डिस्प्लास्टिक एपिथेलियम का, सो द आंसर वुड बी फैप. लेकिन अगर उन्होंने आर्बोराइजिंग का या हाइपर पिगमेंटेशन इन द म्यूकोजा, इसमें भी देखो हाइपर पिगमेंटेशन होती है ऑफ द रेटिना इन फैक्ट, लेकिन म्यूकोजल सर्फेसेस में होती है इन केसेस ऑफ पीजे पॉलिप. ठीक है बेटा, तो ये आपने जब सिनेरियो देखना है ना, मैंने आपको जो असाइनमेंट नेक्स्ट दी है बेटा, उस असाइनमेंट के अंदर मैंने इन दोनों के कंपैरिजन किए हैं. और बेटा प्लीज आपको असाइनमेंट का जो क्वेश्चन मुश्किल लगे, फील फ्री टू आस्क मी इन द ग्रुप, इन द क्लास ग्रुप, ताकि वो एक बच्चे को मैं क्लियर करूं तो सबको क्लियर हो जाए. ठीक है बेटा? ठीक. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका MCQ है जो आप लोग गलत कर देते हो. एंड द अदर थिंग इज HPN-CC म्यूटेशन. इसमें म्यूटेशन इज ऑफ द मिसमैच रिपेयर जीन्स. मिसमैच रिपेयर जीन्स पता है ना आप लोगों को? मिसमैच रिपेयर जीन्स वो होती हैं कि जहां कहीं DNA मैच सही नहीं कर रहा, मिसमैच रिपेयर जीन्स आती हैं, उस प्रॉब्लम को इरेज करती हैं और उनको बिल्कुल सीधा ज्वाइन कर देती. ये जहां पे भी कोई मिसमैच हुआ वो होता है, इसने इसके साथ मिलना है, किसी और के साथ मिल गया, तो ये उसको इरेज करके जीन ठीक करती है. अगर ये जीन म्यूटेटेड है तो ये इसको इरेज नहीं कर सकेगी और गलत बाइंडिंग हो जाएगी. समझ आइए? सो HNP-CC is a non-polyposis hereditary. It is hereditary, but it is non-polyposis colorectal cancer Lynch syndrome. MCQ, MCQ, MCQ. Associated with HPN, HNP-CC mutation, you have Lynch syndrome. नहीं समझ आई इसकी? हम रिपीट कर दें. सिर्फ मैं बताती हूँ. HNP-CC में से सिर्फ इंपॉर्टेंट ये बात है, ये एक हेरिडिटरी कंडीशन है which is pre-malignant या which is associated with malignancy, लेकिन इसके अंदर आपको पॉलिप्स नहीं मिलते. गट में चलते 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 एडिनोमेटस चेंज आ जाता. चलते 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 एडिनोमेटस, you do not find a polyp. That is why it is called hereditary, because it runs in families. Non-polyposis, you do not find any polyp.
and colorectal mutations, and these mutations are seen in mismatch repair genes. Mismatch repair genes 4 होती हैं. ये रट्टा है. ये ऐसे ही जैसे मैंने आप लोगों के नाम याद किए हैं, फातिमा, शहताज, लाइबा, हसनान. सो ये सारे जो नाम है ना, ये मैंने रटने हैं. सो ये आपने नाम रटने हैं. MLH1, MSH2, MSH6, PMS2. इसलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा. And this particular mutations are associated with a syndrome which is called Lynch syndrome. MCQ, MCQ, MCQ. If in a scenario you get colon cancer with endometrial carcinoma in the absence of polyps, the answer is Lynch syndrome. इन दोनों का ना U, जिसको कहते हैं ना दिन रात का साथ, endometrial carcinoma and colorectal carcinoma. ये दोनों कार्सिनोमास जिस एक में इकट्ठे हो जाएं उसको बोलते हैं लिंच सिंड्रोम. ठीक है. एंड दैट इज बिकॉज ऑफ म्यूटेशन ऑफ MSH2, MLH1, PMS2, PMS6, MSH6. ठीक है. सो दिस वाज द लास्ट लेक्चर विद मी. मुझे बहुत, मैंने एंजॉय किया आप लोगों को पढ़ाना. शुरू में कभी स्ट्रेंथ ज्यादा होती थी लेकिन कभी कम होती थी, बट यू पीपल आर वेरी वेरी इंटरेक्टिव. तो कम से कम ये था कि मुझे, I had a feeling that I'm taking a class. So thank you very much for staying with me. And please, if you find any difficulty, please ask me on the WhatsApp group, on the WhatsApp class group, so that query can be resolved for everybody. ठीक है. All the best, beta. Stay safe and enjoy your Ramzan. Good luck. Allah Hafiz. Thank you. Thank you very much. I'm always available. If you have a problem, I'll be happy to solve it. Thank you very much, beta. Allah Hafiz. Thank you, ma'am. Allah Hafiz, ma'am. पेन होना चाहिए यहाँ.